नमस्कार, टॉप अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले चलेंगे दिल्ली, जहां पर इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सिर्फ वैमनस्य और नफरत पैदा करने के अलावा इस एनजीओ, तथाकथित एनजीओ ने किया क्या है? इतिहास इनका संदिग्ध रहा है। महात्मा गांधी की हत्या में इनकी संदिग्ध भूमिका, हर जगह आपको जहां लगेगा कि देश के खिलाफ कुछ हुआ है, आरएसएस की संदिग्ध भूमिका दिखेगी। राष्ट्रीय संदिग्ध संगठन चलाइए। लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो आरएसएस के खिलाफ? अरे रजिस्टर तो कराएं, दिखाएंगे हम इनको। रजिस्टर कराना पड़ेगा और तब देखते हैं रजिस्ट्रेशन होगी या नहीं होगी, होने दी जाएगी या नहीं होने जाएगी। इस तरह की गतिविधियों में ये शामिल रहे। अरे आने दीजिए, अभी बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। सारे जवाब आज ही चाहिए क्या आपको? धन्यवाद। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके नाम की घोषणा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर दी सीपी राधाकृष्णन जी को शुभकामनाएं। उन्होंने लिखा, एक्स पर महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी को एनडीए के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने का निर्णय का स्वागत है। जदयू सीपी राधाकृष्णन जी का समर्थन करेगा। उन्हें शुभकामनाएं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। इस यात्रा का आज सोमवार को दूसरा दिन है। यात्रा औरंगाबाद स्थित देव सूर्य मंदिर से शुरू होकर अंबा कुटुंबा क्षेत्र से होते हुए रफीगंज पहुंचेगी। इसके बाद शाम तक दोनों नेता गया जिले के गुरारू पहुंचेंगे और खलीस पार्क में आयोजित सभा को संबोधित करेंगे। यहीं पर उनका रात्रि विश्राम भी तय है। फिलहाल यात्रा पैदल मार्च के बजाय वाहन से की जा रही है, लेकिन इस दौरान दोनों नेता स्थानीय लोगों से लगातार मुलाकात भी कर रहे हैं। बीते दिन सासाराम में एक बड़े जनसमूह को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि देश में बड़ा चुनावी घोटाला किया जा रहा है और नागरिकों के संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि उनसे मिलने वाले कई लोगों ने शिकायत की है, उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। राहुल गांधी के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, भारत के संविधान के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले भारत के प्रत्येक नागरिक को मतदाता बनना चाहिए और मतदान भी करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि कानून के अनुसार प्रत्येक राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में पंजीकरण के माध्यम से होता है। फिर चुनाव आयोग समान राजनीतिक दलों के बीच भेदभाव कैसे कर सकता है? उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग के लिए ना तो कोई विपक्ष है और ना कोई पक्ष, सभी समान हैं। कोई भी किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हो, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। ज्ञानेश कुमार ने आगे कहा कि वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का प्रयोग सही नहीं है। देश में भारत के संविधान का अपमान किया जा रहा है। त्रुटि सुधार के लिए एसआईआर किया जा रहा है। बिहार में 7 करोड़ मतदाता चुनाव आयोग के साथ हैं, जिसका नाम मतदाता सूची में है, वो ही वोट दे रहे हैं। चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर देश में राजनीति हो रही है। जनता का अपमान करना संविधान का अपमान है। मेरठ के बाद अब राजस्थान में भी नीले ड्रम का खौफनाक मामला सामने आया है। अलवर जिले की आदर्श कॉलोनी में एक मकान की छत से तेज बदबू आने पर लोग चौंक गए। पुलिस को सूचना दी गई तो मौके पर जब दरवाजा खोला गया, छत पर रखा नीला ड्रम देखकर सब सन्न रह गए। ड्रम में एक युवक का शव मिला, जिसे गलाने के लिए नमक डाला गया था और ऊपर भारी पत्थर रख दिया गया था।
शव की पहचान 35 वर्षीय हंसराज उर्फ सूरज निवासी नवादिया नवाजपुर जनपद शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में सामने आया कि उसकी गला रेत कर हत्या की गई और शव को ड्रम में बंद कर छुपाया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या के बाद से मृतक की पत्नी, 3 बच्चे और मकान मालिक का बेटा रहस्यमयी तरीके से लापता है। पुलिस के अनुसार गुरुवार को मकान मालिक की पत्नी किसी काम से छत पर गई थी। वहां अचानक तेज बदबू महसूस हुई। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई जानवर मरा होगा, लेकिन जब गंध और तेज हुई तो उसने आसपास तलाश की। नजर नीले ड्रम पर पड़ी जिसके ढक्कन पर पत्थर रखा था। शक गहराया तो मकान मालिक ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। डिप्टी एसपी राजेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। ड्रम खोला गया तो अंदर का मंजर देख सबके होश उड़ गए। नमक से ढका शव अंदर पड़ा था। एफएसएल टीएम को बुलाकर मौके से साक्ष्य जुटाए गए। अमरोहा जनपद की मंडी धनौरा पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोरों के गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर दिल्ली, गाजियाबाद और बिजनौर से चोरी की गई 4 मोटरसाइकिलें और एक स्कूटी बरामद की है, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। इस बड़ी सफलता पर क्षेत्राधिकारी धनौरा अंजलि कटारिया ने बताया कि आरोपी लंबे समय से वाहन चोरी की वारदातों में सक्रिय था और चोरी की गाड़ियों को बेचकर मोटा मुनाफा कमाता था। पुलिस टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए गिरोह की गतिविधियों का खुलासा कर इलाके में फैली दहशत को खत्म किया है। पुलिस अब फरार अन्य साथियों की तलाश में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में परिवार सहित दर्शन करने मंदिर गई 10 वर्षीय किशोरी परिवारीजनों के साथ नहाने के दौरान मंदिर के पास स्थित सरोवर में डूब गई। किशोरी के सरोवर में डूबने से परिजनों में कोहराम मच गया। आनन फानन कर रेस्क्यू द्वारा परिजनों में कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकालकर अस्पताल लाया गया, जहां तैनात डॉक्टरों ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। जन्मदिन के एक दिन बाद हुई किशोरी की असामयिक मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल घटना शहर कोतवाली कस्बा क्षेत्र के ऐतिहासिक गोरखगिरी पर्वत स्थित सिद्ध सरोवर की है, जहां मुख्यालय के बंधानवाड़ मोहल्ला के रहने वाले भगवान दास की 10 वर्षीय पुत्री अंजना परिवारीजनों के साथ मंदिर दर्शन करने गई थी। मंदिर में दर्शन करने के बाद किशोरी परिवारीजनों के साथ मंदिर के पास स्थित सिद्ध सरोवर में नहा रहे थे, तभी अचानक गहरे पानी में डूब गई। किशोरी को पानी में डूबता देख परिजनों में हड़कंप मच गया। परिजनों द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद उसे सरोवर से बाहर निकालकर अचेत अवस्था में इलाज के लिए जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड लाया गया, जहां तैनात डॉक्टर ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। यूपी के कौशाम्बी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। मंजनपुर थाना पुलिस ने छापेमारी कर 61 किलो से ज्यादा अवैध गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 16 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना मंजनपुर की यह घटना है। गौसपुर गांव में पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी का भंडाफोड़ किया है। रविवार रात मुखबिर की सूचना पर सीओ मंजनपुर शिवांग सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह छापेमारी की। इस दौरान तस्कर राधेश्याम पाल के घर से 59 बंडलों में रखा 61 किलो 595 ग्राम गांजा बरामद किया गया। बरामद किए गए गांजे की अनुमानित कीमत 16 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/22 में मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी कौशाम्बी के निर्देश पर जिले में लगातार अवैध नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। लखनऊ के हुसैनगंज इलाके में एक दर्दनाक हादसे में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक सफेद रंग की कार अचानक तेज गति में भीड़ की ओर बढ़ती है और लोगों को रौंदते हुए निकल जाती है। इसके बाद जब स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो कार को रुकवाने की कोशिश की गई, तो आरोपी ड्राइवर ने और भी तेजी से कार को बैक किया, जिससे और लोगों उसकी चपेट में आ गए। यह भयावह घटना में कुल 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों की पहचान आनंद प्रकाश और राजेश के रूप में हुई है, जबकि तीसरे घायल की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। तीनों घायलों का इलाज लखनऊ के पीजीआई ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी कार चालक अक्षय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी हुसैनगंज का ही निवासी बताया जा रहा है। पुलिस जांच में
यह भी सामने आया है कि अक्षय सिंह के खिलाफ पहले से ही गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा पुलिस ने उस कार को भी सीज किया जिससे यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे के वक्त कार की रफ्तार काफी तेज थी और ड्राइवर पूरी तरह नशे में लग रहा था। हादसे के बाद कार चालक के रवैये से साफ जाहिर था कि उसने जानबूझकर कार चलाई, क्योंकि जब लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने कार को तेजी से रिवर्स में चलाकर लोगों को कुचलने की कोशिश की। पुलिस अब पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज को सबूत के तौर पर कब्जे में लेकर तकनीकी जांच भी शुरू कर दी गई है। भारत की सामरिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अमेरिका ने श्रीलंका की जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में हाल ही में आई भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं के कारण चिसौती क्षेत्र में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई गांवों का संपर्क मुख्य धारा से कट गया है और स्थानीय लोग आवश्यक सुविधाओं से वंचित हो गए हैं। ऐसे कठिन हालात में भारतीय सेना ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए बचाव और राहत कार्यों को तेज कर दिया है। भारतीय सेना की इंजीनियर ब्रिजिंग टीमों ने चिसौती नाला पर एक वैकल्पिक पुल निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। यह पुल न केवल प्रभावित क्षेत्र को बाकी दुनिया से जोड़ने में मदद करेगा, बल्कि इससे राहत सामग्री की आपूर्ति और घायल लोगों की तुरंत निकासी भी सुनिश्चित हो सकेगी। सेना की यह पहल नागरिक प्रशासन के प्रयासों को मजबूती देने में अहम भूमिका निभा रही है। स्थानीय नागरिकों और प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर सेना ने राहत शिविरों की स्थापना की है, जहां प्रभावित लोगों को भोजन, चिकित्सा सहायता और अस्थायी आश्रय उपलब्ध कराया जा रहा है। सेना की मेडिकल टीमें लगातार ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों की स्वास्थ्य जांच कर रही हैं और जरूरतमंदों को दवाइयां मुहैया करा रही हैं। सेना के अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान केवल पुल निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य पूरे क्षेत्र में सामान्य स्थिति को पुनः स्थापित करना है। इसके लिए सेना और नागरिक एजेंसियां मिलकर कार्य कर रही हैं और हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। स्थानीय लोगों ने सेना के प्रयासों की सराहना की है। कई निवासियों ने बताया कि सेना की त्वरित प्रतिक्रिया ने कई जानें बचाई हैं और उन्हें फिर से सामान्य जीवन की ओर लौटने की आशा दी है। सेना का यह मानवीय चेहरा दिखाता है कि वे केवल सीमाओं की रक्षा ही नहीं करते, बल्कि आपदा की घड़ी में देशवासियों के साथ खड़े भी होते हैं। इस कठिन समय में भारतीय सेना का यह योगदान न केवल एक राहत का काम कर रहा है, बल्कि यह भी साबित कर रहा है कि जब जब देश में संकट आता है, सेना हर बार सबसे पहले आगे खड़ी मिलती है। बता दें, भारत की सामरिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अमेरिका ने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में अपना अत्याधुनिक निगरानी और लड़ाकू जहाज USS सेंटा बारबारा तैनात किया है। विशेषज्ञों के अनुसार यह जहाज विशेष रूप से भारत द्वारा किए जा रहे मिसाइल परीक्षणों और अन्य सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लाया गया है। USS सेंटा बारबारा एक आधुनिक युद्धपोत है जो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और निगरानी तकनीक से लैस है और यह लंबी दूरी से भी संवेदनशील सैन्य डेटा जुटाने में सक्षम है। माना जा रहा है कि यह कदम अमेरिका की दक्षिण एशिया में बढ़ती सामरिक दिलचस्पी और संभावित तनावों को लेकर रणनीतिक तैयारी का हिस्सा है। इस तैनाती के पीछे भारत और पाकिस्तान के बीच बने तनाव तथा चीन के साथ चल रही क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा की पृष्ठभूमि को भी देखा जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि युद्ध विराम बनाए रखना मुश्किल है। हम हर दिन पाकिस्तान और भारत के बीच क्या हो रहा है इस पर नजर रखते हैं। इस बयान से स्पष्ट है कि अमेरिका इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अशांति या टकराव को लेकर गंभीरता से नजर बनाए हुए है। वहीं भारत सरकार की ओर से अभी तक इस तैनाती पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है यह घटनाक्रम भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता और सामरिक गोपनीयता के लिए एक चुनौती बन सकता है। कोलंबो बंदरगाह की रणनीतिक स्थिति और भारत के दक्षिणी तट की निकटता को देखते हुए यह तैनाती भारत के लिए सामरिक रूप से संवेदनशील मानी जा रही है और आने वाले दिनों में इसके राजनीतिक व कूटनीतिक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। गलवान में हुए संघर्ष के बाद भारत और चीन के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी का सोमवार से 2 दिवसीय भारत दौरा शुरू हो रहा है। अपनी यात्रा के दौरान वांग यी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी है। मंगलवार को होने वाली यह बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि यह शंघाई सहयोग संगठन SCO के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मोदी की चीन की प्रस्तावित यात्रा से कुछ दिन पहले होगी।
प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात से पहले वांग विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ अलग अलग वार्ता करेंगे, जिसमें दोनों पक्ष सीमा की स्थिति, व्यापार और उड़ान सेवाओं की बहाली स्थित कई प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श कर सकते हैं। चीनी विदेश मंत्री की यात्रा को दोनों पड़ोसियों की ओर से संबंधों को सुधारने के लिए किए जा रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। गलवान घाटी में 2020 में हुई सैन्य संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच संबंध निचले स्तर तक पहुंच गए थे। मामले से परिचित लोगों ने बताया कि वांग की यात्रा के दौरान दोनों पक्ष विवादित सीमा पर स्थायी शांति और स्थिरता के लिए नए विश्वास निर्माण उपायों पर चर्चा कर सकते हैं। वांग की यात्रा को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने संबंधी निर्णय से भारत अमेरिका संबंधों में बढ़ते तनाव के बीच हो रही है। चीन ने पाकिस्तान को सौंपी जाने वाली 8 नई उन्नत हंगोर क्लास की पनडुब्बियों में से तीसरी पनडुब्बी उसे सौंप दी है। बीजिंग का यह कदम इस्लामाबाद की नौसैनिक ताकत को बढ़ना और हिंद महासागर में पाकिस्तान की बढ़ती उपस्थिति को समर्थन देना है। चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि हंगोर श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी का जलावतरण समारोह बृहस्पतिवार को मध्य चीन के हुबोई प्रांत के वुहान में आयोजित किया गया था। चीन की ओर से पाकिस्तान के लिए बनाई जा रही 8 पनडुब्बियों में से दूसरी पनडुब्बी इस साल मार्च में सौंपी गई थी। यह उन 4 आधुनिक नौसैनिक लड़ाकू पोत के अतिरिक्त है जिन्हें चीन ने पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान को दिया है। यह आपूर्ति अरब सागर में चीनी नौसेना के निरंतर विस्तार के बीच पाकिस्तान की नौसैनिक ताकत को बढ़ाने के उसके प्रयासों का हिस्सा है। समाचार पत्र में पाकिस्तान के रक्षा विभाग के एक बयान के हवाले से बताया कि तीसरी पनडुब्बी के जलावतरण के अवसर पर पाकिस्तान के उप नौसेना प्रमुख प्रोजेक्ट 2 वाइस एडमिरल अब्दुल समद ने कहा कि हंगोर श्रेणी की पनडुब्बी के अत्याधुनिक हथियार और उन्नत सेंसर क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बनाए रखने और समुद्री स्थिरता सुनिश्चित करने में सहायक होंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हिंसक वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर यहां दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पिकनिक से लौट रहे दोस्तों के एक समूह पर अज्ञात बंदूकधारियों ने घात लगाकर हमला किया है। इस हमले में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और एक अन्य शख्स घायल हो गया है। पुलिस ने रविवार को इस घटना के बारे में जानकारी दी। हमला पेशावर से लगभग 65 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में कोहाट जिले के उपनगरीय इलाके रेगी शिनोखेल में हुआ है। पुलिस ने बताया कि लोग टांडा बांध से अपने पैतृक गांव खराघारी मोहम्मद जई लौट रहे थे, तभी हमलावरों ने गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस की सहायता से बचाव दल के अधिकारियों ने शवों और घायलों को कोहाट जिला मुख्यालय अस्पताल पहुंचाया। घायल व्यक्ति को बाद में विशेष उपचार के लिए पेशावर के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया। दिल दहला देने वाली इस घटना के बाद पुलिस ने बताया कि सभी मृतक दोस्त थे। अधिकारियों ने बताया कि हमलावर घटनास्थल से फरार हो गए हैं। हमलावरों की तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और हत्याओं के मकसद का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अचानक आई बाढ़ से पिछले 48 घंटे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 327 हो गई है। मृतकों में कई बच्चे भी शामिल हैं। अधिकारियों ने जानकारी दी, बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में 151 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 144 और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 7 लोग शामिल हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार देश में 26 जून को मानसून के आगमन के बाद से 645 लोग मारे गए हैं, जिनमें से 50% से अधिक लोग मुख्य रूप से पहाड़ी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से हैं। प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के विभिन्न जिलों में अचानक आई बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 21 अगस्त से यहां बारिश का दौर जारी रहेगा। पीडीएमए प्रवक्ता फैजी ने कहा कि प्रांत में पिछले 48 घंटे में बारिश, बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से 327 लोग मारे गए हैं। पीडीएमए की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बुनेर जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जहां पिछले 48 घंटे में 204 लोगों की मौत हो गई है। जिले में दिन में राहत बचाव अभियान के दौरान 20 शव बरामद किए जाने से मृतकों की संख्या में वृद्धि हुई है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर
लेयन ने कहा कि यूरोपीय नेता यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे। यह बैठक सोमवार को व्हाइट हाउस में होगी। यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा प्रमुख वॉन डे लेयन ने एक्स पर पोस्ट किया कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के अनुरोध पर मैं कल व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप और अन्य यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक में शामिल होंगी। इस बीच यहाँ यह भी बता दें कि शिखर सम्मेलन के बाद फॉक्स न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में जब ट्रंप से पूछा गया कि यूक्रेन में युद्ध कैसे समाप्त हो सकता है और क्या भूमि की अदला बदली होगी, तो ट्रंप ने कहा ये वो बिंदु है जिन पर हम काफी हद तक सहमत हैं। यूक्रेन से क्षेत्रीय रियायतें हासिल करना लंबे समय से शांति समझौते पर किसी भी वार्ता के लिए मॉस्को की पूर्व शर्तों में से एक रहा है। पुतिन शायद यह दांव लगा रहे हैं कि यूक्रेन पर लगातार सैन्य दबाव बनाए रखते हुए इन रियायतों पर जोर देना उनके लिए फायदेमंद होगा। इजरायल और हमास के बीच जंग जारी है। जंग के दौरान इजरायली सेना लगातार गाजा में हमले कर रही है। इसी बीच इजरायल सरकार के सामने एक नया संकट आ गया है। इजरायल में बंधकों की रिहाई के लिए समझौते की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों का अभियान तेज हो गया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि प्रदर्शन कर रहे लोगों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को पानी की बौछार छोड़नी पड़ी। साथ ही कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। आपको बता दें, हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक बंधक एवियातर डेविड को अपनी ही कब्र खोदते हुए दिखाया गया था। बंधक का यह वीडियो सामने आने के बाद इजरायल में लोग भड़क गए। बंधकों और मारे गए लोगों के परिवारों के दो समूहों ने प्रदर्शन शुरू किया, जिसे लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार महेश बाबू ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। अब उनकी राह पर चलने को उनकी भतीजी भारती भी फिल्मों में डेब्यू करने के लिए एकदम तैयार है। टॉलीवुड फिल्मों के डायरेक्टर तेजा उन्हें जल्द ही लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। बता दें कि भारती घट्टा मनेनी दिवंगत एक्टर प्रोड्यूसर रमेश बाबू की बेटी। हैंडिंगटन क्रॉनिकल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर तेजा एक रोमांटिक फिल्म बनाने जा रहे हैं। भारती ने इससे जुड़े एक वर्कशॉप में भी हिस्सा लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया कि एक्टर महेश बाबू और रमेश बाबू दोनों ही परिवार भारती के डेब्यू को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। डायरेक्टर तेजा अपनी फिल्म में ऐसे चेहरे को लाना चाहते थे जो पारंपरिक होने के साथ ही अट्रैक्टिव भी दिखे। पिछले साल महेश बाबू के चार्टबस्टर गाने कुरिची मदाथा पेटी पर भारती का डांस काफी वायरल हुआ था। माना जा रहा है कि इस वीडियो ने उनकी राह आसान की है। इस वीडियो पर करीब 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। फिल्म द बंगाल फाइल्स रिलीज से पहले ही विवादों में है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसे लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। फिल्म की कहानी भारत पाकिस्तान बंटवारे की आग की लपटें की लोगों को झुलसा रही थी तब की है। वहीं इसमें 1946 के दंगों को रोकने में अहम भूमिका निभाने वाले प्रसिद्ध बंगाली योद्धा गोपाल मुखर्जी के चित्रण को लेकर विवाद छिड़ गया है। गोपाल मुखर्जी के पोते शांतनु मुखर्जी ने डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। दरअसल फिल्म के ट्रेलर में गोपाल मुखर्जी को एकता कसाई गोपाल पाठक के रूप में पेश किया गया है, जिसके बारे में शांतनु का दावा है कि यह उनके दादा के रित्र का गलत चित्रण है। शांतनु का दावा है कि उनके दादा पेशे से कसाई नहीं थे, बल्कि एक पहलवान और अनुशीलन समिति के एक प्रमुख व्यक्ति थे, जिन्होंने 1946 में मुस्लिम लीग के दंगों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।